आज 18 जून है और 18 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए भारत चीन झड़प के बाद विदेश मंत्रालयों की बातचीत में क्या हल निकला? तो बता दें, हाल ही में हुए भारत चीन सीमा पर झड़प के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की और भारत विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता की रिलीज की, जिसमें बताया गया कि भारत सरकार ने कड़े शब्दों में चीन के साथ विरोध दर्ज किया है। किसके साथ? चीन के साथ। तथा विदेश मंत्री ने बातचीत में कहा कि 6 जून को सीनियर मिलिट्री कमांडरों की मीटिंग में डीऑक्सिलिरेशन पर समझौता हुआ था। किस पर? डीऑक्सिलिरेशन समझौते पर। लेकिन चीन ने गलवान घाटी में भारत सीमा में आकर निर्माण करना चाहा, जिससे विवाद हुआ और चीन ने पहले से सोची समझी प्री प्लानेड कार्रवाई की, जिसके वजह से हिंसा हुई। प्रेस रिलीज में लिखा है कि हाल के घटना में दोनों देशों के संबंधों में गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल चीन को अपनी कार्रवाई पर सोचना चाहिए और उसे ठीक करने में कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर में यह तय हुआ कि अब स्थिति को गंभीरतापूर्वक हैंडल किया जाएगा और दोनों देश 6 जून को हुए समझौते पर अमल करेंगे। 6 जून को कौन सा समझौता हुआ था? 6 जून को सीनियर मिलिट्री कमांडरों के बीच डीऑक्सिलिरेशन पर समझौता हुआ था। तथा वहीं पर चीनी अखबार द ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। किस मामले की? गलवान घाटी पर जो हिंसा हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस वार्ता की है और चीन प्रवक्ता ने कहा कि मामला चीनी एलएसी में हुआ है। ये ट्विटर है उनका, ANI द्वारा जारी किया गया है और उनमें कहा गया कि चीन जो मामला है वो चीनी LAC में, चीनी सीमा में हुआ है, जिसके लिए चीन को जिम्मेदार न ठहराया जाए। तो इस प्रकार विदेश मंत्रालयों की बातचीत 6 जून के हुए वार्ता संबंध पर आकर टिक जाती है। 6 जून को सीनियर मिलिट्री कमांडर की जो मीटिंग हुई थी उस पर यहाँ पर सहमत बनती है कि उसी पर भारतीय सीमा पर भारतीय सैनिक रहेंगे और चीनी सेना पर जो चीनी सेना है वो चीनी क्षेत्र में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का विजय दिवस कब मनाया जाएगा, जिसमें पहली बार भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी? तो ऑप्शन ए है 9 जुलाई, ऑप्शन बी है 24 जून, ऑप्शन सी है 10 जुलाई और ऑप्शन डी है 30 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 24 जून, यानी ऑप्शन बी सही है। रूस का विजय दिवस 24 जून को मनाया जाता है, जिसमें पहली बार भारत की तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी। इस विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से 75 से 80 कर्मी जाएंगे। हर साल 9 मई को विक्ट्री दिवस मनाया जाता है। हालांकि इस बार इसे कोविड-19 के कारण 24 जून को मनाया जा रहा है। यह परेड 1945 में नाजी जर्मनी को आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है। क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि इसी दिन नाजी जर्मनी अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिए थे रसिया के सामने। भारत इसमें 75 सैनिक भेजेगा, जिसमें से 25 सैनिक थल सेना से, 25 सैनिक नौसेना से और 25 सैनिक वायुसेना से होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस संघ के राष्ट्रपति को विजय दिवस के अवसर पर बधाई संदेश भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 देखभाल केंद्र कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए है लंदन में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है ब्राज़ील में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी सही है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 से देखभाल केंद्र दिल्ली में बन रहा है।
दिल्ली में स्थित राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को कोविड-19 देखभाल सेंटर में बदला जा रहा है। यह सेंटर 22 फुटबॉल मैदान के बराबर है। यह सेंटर विश्व में सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर होगा। बता दें कि इसमें 10,000 से अधिक बेड के साथ साथ 200 से अधिक हॉल रहेंगे। यह राजधानी क्षेत्र में बिस्तरों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली सरकार एक हाल में 50 रोगियों को समायोजित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई गई श्रमिक ट्रेनों से कितनी राजस्व की कमाई की है? 400 करोड़, 360 करोड़, ऑप्शन सी है 450 करोड़ और ऑप्शन डी है 500 करोड़। तो इसका सही आंसर है 360 करोड़, यानी ऑप्शन बी सही है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में बताया कि श्रमिक ट्रेनों से अब तक 360 करोड़ रुपए की राजस्व कमाई की जा चुकी है तथा अब तक कुल 4,450 श्रमिक ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन का औसत किराया लगभग 600 रुपये प्रति टिकट था। हालांकि इसके पीछे राजस्व अधिक लगता है, लेकिन रेलवे ने केवल परिचालन की लागत का 15% एकत्र किया है। बता दें कि श्रमिक ट्रेनों की मांग कम हो रही है, जिससे यह साबित होता है कि अधिकांश श्रमिकों को घर वापस भेज दिया गया है। 22 मई 2020 को श्रमिकों से राज्यों से श्रमिक ट्रेनों की मांग 200 के आसपास थी, लेकिन 1 जून 2020 को यह संख्या घटकर 38 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किस राज्य सरकार ने दिया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ऑप्शन सी है बिहार सरकार ने और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी सही है। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिवस का रोजगार मुहैया कराया है और 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी 201 रुपये है तथा पूरे भारत में सबसे अधिक मनरेगा मजदूरी हरियाणा में 309 रुपये दी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 16 जून, ऑप्शन सी 17 जून और ऑप्शन डी 18 जून। तो सही आंसर है 17 जून। बता दें कि प्रतिवर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मरुस्थलीकरण से अभिप्राय शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र के भूमि के निम्नीकरण से है। विश्व मरुस्थलीय तथा सूखा रोकथाम दिवस की घोषणा 30 जनवरी 1955 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में मरुस्थलीकरण तथा सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रतिवर्ष 24 अरब टन उपजाऊ भूमि शुष्क हो जा रही है। शुष्क क्षेत्र निम्नीकरण के कारण विकासशील देशों के राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में 8% की कमी आ रही है। इस वर्ष का थीम है खाद्य, फीड, फाइबर खपत और भूमि के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन अर्जुन रोबोट किस सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है CRPF द्वारा, ऑप्शन बी है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, ऑप्शन सी है RAF द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही है। बता दें कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया गया है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्रेनों में चढ़ने के दौरान यह रोबोट यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा तथा यह असामाजिक तत्वों पर भी नज़र रखेगा। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया गया विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? ऑप्शन ए है 50वां रैंक, ऑप्शन बी है 42वां रैंक, ऑप्शन सी है 43वां रैंक और ऑप्शन डी है 36वां रैंक। तो सही आंसर है 43वां रैंक, यानी ऑप्शन सी सही है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया गया विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है। 2019 में भी भारत इसी स्थान पर था तथा 2018 में 44वें स्थान पर फिसल गया था। रैंकिंग के अनुसार भारत ने दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार, समग्र उत्पादन, शिक्षा में सुधार किया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल की है तथा डेनमार्क दूसरे स्थान पर विराजमान है। इसके बाद स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड और हांगकांग का स्थान आता है। बता दें यह रिपोर्ट सिंगापुर और स्विट्जरलैंड बिजनेस स्कूल द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME के लिए सुरक्षा वेतन खाता किस पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी यूको पेमेंट्स बैंक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, यानी ऑप्शन बी सही है। भारत के अग्रणी भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSME के लिए एक वेतन खाता शुरू किया है। सुरक्षा वेतन खाते के रूप में नामित यह MSME और अन्य संगठनों को कैशलेस भुगतान करने में सक्षम करेगा। बता दें कि यह बैंकिंग का एक नया मॉडल है जिसके द्वारा मोबाइल कंपनियां, सुपरमार्केट चेन्स इत्यादि लोगों व व्यवसायों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करते हैं। बता दें कि पेमेंट्स बैंक किसी ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि ही जमा कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को 11 मई 2016 को RBI द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है 17 जून को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की स्वीकृति की है? 500 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 400 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 700 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी है 750 मिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है 750 मिलियन डॉलर। 17 जून को AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की स्वीकृति की है। दी गई निधि का उपयोग GOI द्वारा गरीब और कमज़ोर लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी सरकार द्वारा शहीदों के परिवारों को मिलने वाली 25 लाख राशि को अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 30 लाख कर दिया गया है, ऑप्शन बी है 40 लाख कर दिया गया है, ऑप्शन सी है 50 लाख कर दिया गया है और ऑप्शन डी है 60 लाख कर दिया गया है। तो सही आंसर है 50 लाख कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना में शहीद परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है।
योगी सरकार ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार यूपी में रह रहा होगा, ऐसे शहीदों के परिवारों को अब 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।